नमस्कार साथियों, मैं आशीष यादव स्वागत करता हूँ आप सभी की आपके अपने यूट्यूब चैनल 5 स्टार स्टडी पे। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, आईटी और बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा से संबंधित केमिस्ट्री का जो कि चैप्टर आपके चल रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना, उसी का लेक्चर चौथा है। यानी इसके पहले 3 लेक्चर क्लास ले दिया गया है जो कि थ्योरी क्लास है। उसी के ऊपर आपके पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, आईटीआई एवं बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सबसे पहले थ्योरी क्लास को जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि वहाँ पे आपके कंसेप्ट क्लियर करवाए जाते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आप पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, आईटीआई या फिर बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप www.bceexam.com गूगल पे सर्च कर सकते हैं। वहाँ से जाके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, चाहे पॉलिटेक्निक का हो, पैरामेडिकल का हो, आईटीआई या फिर बीएससी नर्सिंग का। ठीक है, इसका लिंक हम वीडियो के नीचे भी आप दे देंगे। या अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको फ्री में जो भी क्लास डेली लिया जाता है उसका पीडीएफ दिया जाता है। उसका भी लिंक हम वीडियो के नीचे दे दिए हैं, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग बात किए थे संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए कि परमाणु के वास्तव कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी परमाणु के वास्तव कक्षे वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है P15, यानी P15 को जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया गया है तो इस टाइप के, यानी 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p3। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बाबू कि परमाणु के वास्तव कक्षे वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो परमाणु के वास्तव कक्षा कौन है, तो 3 वाला है, यानी 3s² और 3p3। ये जो है परमाणु के वास्तव कक्षा है। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इसमें 3 है, इसमें 2 है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 5 हो जाएगा। कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में समझिएगा, कल इसके पहले वाले क्लास में बहुत ही डिटेल से इसके बारे में समझाए थे। आप नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। कोर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, तो परमाणु के वास्तव कक्षे वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अन्य इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी परमाणु के वास्तव कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी ये दोनों संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसको छोड़कर ये जो भी इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि इसको छोड़कर ये जो भी देख रहे हैं ये सभी आपके कोर इलेक्ट्रॉन के श्रेणी में आएंगे। ठीक है, यानी 1s², 2s², 2p6 ये जो है कोर इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन वास्तव कक्षे में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे समझिएगा संयोजकता के बारे में, वैलेंसी के बारे में। ठीक है, तो किसी भी परमाणु द्वारा ग्रहित या साजिक इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग संयोजकता कहते हैं। एकदम सिंपल सा याद रखना है कि किसी भी परमाणु द्वारा ग्रहित या साजिक इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। ठीक है, वर्ग के बारे में किसी भी परमाणु के वास्तव कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को वर्ग करते हैं। ये सब आपको बताया गया है बहुत ही डिटेल से, कितना वर्ग कौन सा। अगर आपके एलिमेंट दे दिया है तो डायरेक्ट पूछेगा कि ये कौन सी वर्ग की है, कौन सी ग्रुप के है, या फिर कौन सी आवर्त का है। ठीक है, तो आप ये सब हम आपको पिछले क्लास में बहुत ही डिटेल से बताए थे। अब हम लोग आज की क्लास में जानेंगे, नोट पॉइंट से स्टार्ट होती है क्लास। यहाँ पे समझिएगा, जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो यदि वास्तव कक्षा में एस या पी सब सेल हो तो वह एक ग्रुप का होता है। यानी डायरेक्ट जो ग्रुप दिया जाता है ए और बी, वो कैसे दिया जाता है यहाँ पे आप नोट पॉइंट से समझिएगा। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दोस्तों वास्तव कक्षा में एस या पी सब सेल हो तो वह एक ग्रुप का होगा, और डी सब सेल में अगर होगा यानी डी सब सेल पहुँच जाता है तो वह बी ग्रुप में होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया गया है Ca20 को यहाँ पे
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया है। तो देखिएगा, इसको हम बताए भी थे 1 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार किया जाता है, सभी को हम होमवर्क भी दिए थे। तो इसमें आवर्त कितने होंगे, तो आवर्त इसमें 4 होगा, क्योंकि आवर्त आपको बताया गया था कि किसी भी परमाणु की वास्तव कक्षा को ही हम लोग आवर्त करते हैं। ठीक है, किसी भी वास्तव कक्षा को हम लोग आवर्त करते हैं, यानी इसमें 4 हो जाएगा आवर्त। अब वर्ग यानी ग्रुप, तो किसी भी परमाणु के वास्तव कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, तो वास्तव कक्षा इसका 4 है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2 है, तो इसका वर्ग कौन हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब ए होगा या फिर बी होगा, तो एस या फिर पी सब सेल है, तो क्या होगा, तो ए होगा। तो ये कौन सा सब सेल है, तो 4s² यानी एस सब सेल है, इसलिए ये ए ग्रुप की होगी, यानी 2a ग्रुप हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर लास्ट वाले सब सेल में डी सब सेल यहाँ पे आ जाता तो इसको हम लोग बी यहाँ पे कर देते, समझ रहे। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका एग्जांपल दिया गया है CA20 में कि वैलेंसी कितना होगा, इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये सब आपको पिछले क्लास में बताया गया था। अगर आप नहीं किए हैं तो बार बार बोला जा रहा है कि आप जाके पिछला क्लास को जरूर करिए, क्योंकि थ्योरी क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्वांटम संख्या के बारे में जानते हैं कि क्वांटम संख्या हम लोग किसको कहते हैं, क्वांटम नंबर। तो क्वांटम संख्याएं वही संख्याएं हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसकी ऊर्जा की जानकारी देता है। यानी क्वांटम संख्या वैसी संख्या होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति यानी पोजीशन और उसकी एनर्जी के बारे में हमको जानकारी देती है, उसे हम लोग क्वांटम संख्या एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन पोस्टल एज जैसा कार्य करता है। किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा जानने के लिए 4 तथ्यों का ज्ञान अनिवार्य है, जो कि नीचे दिया गया। पहला है इलेक्ट्रॉन का कोष, यानी इलेक्ट्रॉन का कोष होना अनिवार्य है। दूसरा है उस कोष में वह किस सब सेल में है, यानी उस कोष में वह किस सब सेल में है। तीसरा है उस सब कोष में वह किस कक्षक में है, उस सब कोष में यानी सब सेल में वह किस कक्षक में है। चौथा है उस कक्षक में उसका चक्रण किस प्रकार है। ये अगर ये 4 किसी भी आपको क्वांटम संख्या में क्वांटम संख्या के स्थिति और ऊर्जा जानना हो तो ये 4 तथ्यों जो दिया गया है इसकी जानकारी होना अनिवार्य है। चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहला जो आपको याद रखना है वो है कि क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के पूछा गया प्रश्न। पहला यहाँ पे आता है मुख्य क्वांटम संख्या, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वो जो 4 तथ्य दिया गया है उसके हम एग्जाम्पल लेके आपको बताएंगे। क्वांटम संख्या पढ़ने के बाद उसके बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले आता है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो मुख्य क्वांटम संख्या को n के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा, तो मुख्य क्वांटम संख्या को n के द्वारा सूचित किया जाता है, जिसका मान 1, 2, 3 ... इत्यादि कोई भी पूर्णांक हो सकता है, किंतु शून्य नहीं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा कि मुख्य क्वांटम संख्या कभी भी शून्य नहीं होती है, यानी 0 नहीं हो सकती है। n का मान एक इलेक्ट्रॉन की समान अवस्था को बताता है, यानी मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं, जिसका मान 1, 2, 3 ... अनंत तक होती है, जो कि सभी एक प्रकार की पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रखना है अपवाद में कि शून्य कभी भी मुख्य क्वांटम संख्या में नहीं होती है, यानी नहीं गिनती होती है, यानी नहीं आती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। शून्य जो है यह मुख्य क्वांटम संख्या नहीं है। n का मान 1, यानी अगर n का मान 1 आपको मिल जाए तो समझना है कि इलेक्ट्रॉन की समान अवस्था बतला रही है। समझिएगा, यहाँ पे अगर आपको n का मान 1 मिल जाए
तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग को स्थिति और उसका ऊर्जा के बारे में पता करना है, तो उसका अवस्था हम लोग कहेंगे कि यह सामान्य है। ठीक है, यहाँ से आप नोट पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा यहाँ पे दिया गया है, मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर कक्षा तथा कक्षा की ऊर्जा स्तर की जानकारी मिलती है। यानी मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आधार पे हम लोग को कक्षा तथा कक्षा की एनर्जी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यानी मिलती है। तीसरा है, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्षमता जो होती है वो 2n² के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या की क्षमता होती है वो 2n² के बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं के कक्षा में, ये तो हम पहले भी बताए थे कि के कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है उसका क्षमता के बारे में तो 2n² होता है। अब यहाँ पे देखिए रख के n का मान हम लोग 1 रखते हैं तो हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। यानी उसी प्रकार से यहाँ पे एग्जाम्पल सभी कक्षा के बारे में दिया गया है कि किस कक्षा में कितनी क्षमता उसकी इलेक्ट्रॉनों की हो सकती है रखने की, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। ठीक है, तो के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और एम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और एन कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको आगे काम देगा। इसके बाद जो आती है वह है द्विगंशी क्वांटम संख्या। यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या कहने का मतलब है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसके बारे में जानते हैं। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई के द्वारा सूचित किया जाता है, जिसका न्यूनतम मान 0 होता है। यहाँ पे समझिएगा कि एजीमुथल क्वांटम नंबर में न्यूनतम मान 0 होती है, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में 0 नहीं होती है। ठीक है, अगर n का मान 1 आ जाए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आधार पे हम लोग कहेंगे कि इसका स्थिति इलेक्ट्रॉनों की अवस्था सामान्य है। लेकिन द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और जिसका न्यूनतम मान 0 होता है एवं अधिकतम मान n-1 होता है। यानी अधिकतम मान n-1 होती है और न्यूनतम मान 0 होती है। दूसरा पॉइंट रखिएगा याद कि क्वांटम संख्या के आधार पर उपकक्षा की आवृत्ति तथा इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता की जानकारी मिलती है। यानी कहने का मतलब है कि द्विगंशी क्वांटम संख्या के आधार पे हम लोग को उपकक्षा की आवृत्ति तथा इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता की जानकारी मिलती है। अगला जो पॉइंट इसमें आता है नोट पॉइंट, वो है प्रत्येक उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता जो होती है वो 2 × 2l + 1 होती है। सॉरी, यहाँ पे एल से डिनोट करते हैं, आई बोला गया है लगता है। एल से डिनोट करते हैं और 12 + 1 के बराबर होता है। ठीक है, 12 + 1 के बराबर होता है। चौथा यहाँ पे नोट पॉइंट याद रखिएगा, उपकक्षा के ऊर्जा स्तर को बतलाने के लिए n+1 रूल का पालन करता है। यानी उपकक्षा के ऊर्जा स्तर आपको जानकारी लेना हो, प्राप्त करना हो, तो उसकी जानकारी कौन देगा? तो n+1 रूल के द्वारा हम लोग उसकी उपकक्षा की ऊर्जा स्तर को जानकारी ले सकते हैं। यानी इसी को पालन करती है। अगला पॉइंट है द्विगंशी क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर निर्भर करता है। यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या जो है यह प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के आधार पे डिपेंड करता है, यानी पहला क्वांटम संख्या पे डिपेंड रहता है। अगला नोट पॉइंट याद रखिएगा कि द्विगंशी क्वांटम संख्या के आधार पे विभिन्न उपकक्षा की जानकारी मिलती है। जैसे कि एल का मान अगर हम 0 लेते हैं तो एस सब सेल में उसका जो शेप होगा वह स्फीयर होगा, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होगी।
ठीक है। यानी इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रख सकती है, किस में, तो यहाँ से आप एक ये समझिए कि एक तरह से आपको चारों चीज़ इसमें दिया गया है। शेप भी, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों कितना रह सकता है यानी 2n² के अनुसार ये दिया गया है, और इसमें सबसेल की जानकारी दे रहा है कि कौन सा सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकती है, और उसका शेप जो है यानी स्थिति जो है, आकार जो है वो किस प्रकार होगा। ठीक है, वो आपको यहाँ पे डायरेक्ट चारों के बारे में दे दिया गया। आप यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चारों को आप याद रखिएगा। अगर एल का मान 0 रहता है तो इस सब सेल का को हम लोग स्फीयर कहेंगे, यानी स्फीयर टाइप के होता है, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर एल का मान हम लोग 1 करते हैं तो पी सब सेल होगा, ये जो होगा वो डंबल टाइप का होगा इसका आकार, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो सकती है, इससे अधिकतम नहीं हो सकती है। पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होती है। उसी प्रकार से डी सब सेल के बारे में दिया गया है, फिर एफ सब सेल के बारे में बतलाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप चारों याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट यहाँ से पूछे जाते हैं आपके पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI और BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में। अगला जो आता है वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम लोग स्मॉल m के द्वारा सूचित किया जाता है, जिसका मान -1 से लेके +1 के बीच में होता है, यानी इतना तक होता है। तीसरा नंबर जो आती है बाबू वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो पहला पॉइंट इसमें है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम लोग स्मॉल m के द्वारा सूचित करते हैं, जिसका मान -1 से लेके +1 तक होता है, यानी -1 से +1 तक होता है। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम संख्या में कभी भी 0 नहीं होता है। और यहाँ पे याद रखना है कि द्विगंशी क्वांटम संख्या में उसका न्यूनतम मान जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है, तो द्विगंशी क्वांटम संख्या में अधिकतम मान 0 होता है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या में 0 नहीं होती है। लेकिन अगर चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात किया जाए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो इसका मान -1 से लेके +1 तक होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आज का सेशन यहीं तक रखेंगे, आज का क्लास। इसके बाद जो क्लास होगा आपको 1 से 2 क्लास में ये चैप्टर आपके एंड हो जाएंगे, यानी समाप्त हो जाएंगे। तो आप सभी लोग इसे एक बार अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, और जो चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे टाइम टू टाइम। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रतिदिन हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में लिंक भेजेंगे, वहां से आप जाके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI, BSc नर्सिंग का देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन ये था कि इसका PDF के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। जय हिंद, जय भारत।